नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादबिंद स्मार्ट क्लासेज में। मैं फिर एक नई क्लास हिस्ट्री के लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज का हिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। ये इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको शुरू करने से पहले हम ये समझना चाहेंगे कि जो अंग्रेज इंडिया में एक कंपनी के द्वारा इंडिया आए थे, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, और एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक रॉयल चार्टर इशू किया था। और वो रॉयल चार्टर कब इशू किया गया था? 1600 AD, 1600 ईस्वी में रॉयल चार्टर इशू किया गया था। और इसके द्वारा एक कंपनी बनाई गई थी, और जो कंपनी थी वो क्या करेगी? व्यापार करेगी, टू ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेगी ये कंपनी। और कितने वर्षों तक करेगी? तो यह कंपनी व्यापार करेगी 15 वर्षों तक। जो कंपनी इंडिया में व्यापार के लिए आई है, और उसके बाद उस कंपनी के विरुद्ध इतना बड़ा विद्रोह कैसे खड़ा हो जाता है, उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे और ये विद्रोह कैसे हुआ, तो सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के कारण। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि ये विद्रोह हुआ क्यों और इसके कारण क्या रहे होंगे। नंबर फर्स्ट, पहला नंबर, इसमें अगर देखा जाए तो मिलिट्री कॉजेज की अगर बात की जाए, सैन्य कारणों की, कि क्या सैन्य कारण रहे होंगे जिसके द्वारा यह विद्रोह भड़का। तो सैन्य कारणों में जो ब्रिटिश आर्मी थी, अंग्रेजों की जो सेना थी, उस सेना में जो सिपाही हुआ करते थे, सिपाही कौन से थे? एक तो ब्रिटिशर्स थे इस आर्मी में, और दूसरे इंडियंस, यानी भारतीय और अंग्रेज। ये दोनों सेना में सिपाही हुआ करते थे। अब यहां पे होता क्या है कि इंडियंस को, भारतीयों को, अंग्रेज जो थे वह समुद्र पार करके ब्रिटेन में भी लड़ने के लिए ले जाया करते थे। और भारतीयों में धर्म के प्रति इतनी आस्था थी कि भारतीय ये कहते थे कि अगर हमने समुद्र को पार किया तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समुद्र पार वाले जो लोग हैं मांस व मदिरा दोनों का सेवन करते हैं। तो इस वजह से भारतीय सैनिक जो थे वह अंग्रेजों से क्या हुए? नाराज हुए, क्योंकि उन्हें समुद्र पार लड़ने के लिए ले जाया जाता था। दूसरा, इसी में अगर दूसरी बात कही जाए तो यहां पे एक और डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। और वो भेदभाव किसको लेके था? वो था सैलरी को लेके, यानी वेतन को लेके। कैसे? देखिएगा, मान लीजिएगा कोई भी कांस्टेबल है, यानी एक सिपाही है, क्योंकि अंग्रेज सिपाही भी थे और भारतीय सिपाही भी थे, क्योंकि अंग्रेज सिपाही भी थे और भारतीय सिपाही भी थे। यहां पे सपोज कीजिए अंग्रेजों को जो पेमेंट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है? 10,000 रुपए प्रति महीना। और भारतीयों को जो वेतन दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है? 9,000 रुपए प्रति महीना। कितना दिया जा रहा है? 9,000 रुपए प्रति महीना भारतीयों को वेतन दिया जा रहा है। अंग्रेजों को 10,000 रुपए प्रति महीना वेतन दिया जा रहा है, और भारतीयों को वेतन दिया जा रहा है 9,000 रुपए प्रति महीना। अब यहां पे एक तरह से क्या हुआ? भेदभाव हुआ। क्यों? क्योंकि पद समान है, दोनों कांस्टेबल हैं, सिपाही हैं, दोनों का काम समान है, लेकिन वेतन यहां पे ये 10,000 ले रहा है अंग्रेज, और एक भारतीय कितना दे रहा है? ले रहा है 9,000 रुपए प्रति महीना। यहां भेदभाव हुआ। भेदभाव की वजह से भारतीय जो सैनिक थे वो क्या हुए? उनमें एक रोष पैदा हुआ। दूसरा, इंडियन जो सोल्जर्स थे, भारतीय जो सिपाही थे, उनको जो, जैसे सिपाही से कोई भर्ती हुआ, भर्ती होने के बाद वो फिर एक हेड कांस्टेबल बनेगा, हेड कांस्टेबल के बाद एएसआई बनेगा, और एएसआई के बाद सब इंस्पेक्टर, यानी सूबेदार जिसे नाम दिया जाता था।
भारतीयों को सूबेदार का पद ही सिर्फ दिया जाता था। सबसे बड़ा पद जो था वह भारतीयों के लिए सिर्फ एक सूबेदार का पद था। उससे बड़ा पद अंग्रेजों की सेना में भारतीयों के लिए नहीं था। जबकि जो अंग्रेज सैनिक हुआ करते थे, इन अंग्रेज सैनिकों को ब्रिटिश आर्मी में जनरल का भी पद दिया जाता था। ये प्रमोशन पाने के बाद इनको बहुत बड़ी पोस्ट दी जा रही है, जबकि भारतीयों को एक पद दिया जाता था, कहां तक, सूबेदार तक। तो इस वजह से भारतीय सैनिक जो थे वह अंग्रेजों से क्या हुए, नाराज हुए। और जब अंग्रेजों से सैनिक नाराज हुए तो यह था हमारा एक पहला सैन्य कारण, मिलिट्री कॉज। सेकंड, अब दूसरा देखिएगा, इकोनॉमिक कॉज, आर्थिक कारण। इकोनॉमिक कॉज, आर्थिक कारण। इकोनॉमिक कॉज क्या थे, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में सबसे पहले अंग्रेजों का एक सिस्टम था जो टैक्स सिस्टम था। अंग्रेजों का जो कर की व्यवस्था थी, यानी जो टैक्स सिस्टम था, रेवेन्यू सिस्टम, वह बहुत ही ज्यादा उस टैक्स सिस्टम ने प्रभावित किया था इंडियंस को। भारतीयों पे क्या होता था कि अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय किसान थे उन पे टैक्स टाइम टू टाइम बढ़ाया गया था, और भारतीयों के पास अपने खाने के लिए जमीन में अनाज पैदा नहीं हो पाता था, क्योंकि ये बताया जाता कि बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, और ये बताया जाता कि उस अकाल में बंगाल की जो टोटल पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन का 1/3, 1/3 पॉपुलेशन भूख के कारण मर चुकी थी। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, लेकिन अंग्रेज उन पे क्या कर रहे हैं, टैक्स इंपोज करते जा रहे हैं। इस वजह से जो भारतीय किसान थे वह अंग्रेजों से क्या हुए, नाराज हुए। ठीक है। दूसरा, अंग्रेजों ने क्या किया कि इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट थे, यानी जो हथकरघा उद्योग थे, हथकरघा उद्योग को उन्होंने क्या किया, हथकरघा उद्योग को अंग्रेजों ने क्या किया, बंद कर दिया। और जब हथकरघा उद्योग जो थे बंद कर दिए गए तो भारत में बहुत ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। भारत में बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, बेरोजगारी फैल जाती है, और बेरोजगारी के कारण लोगों के पास कोई रोजगार नहीं था। और जब बेरोजगारी फैल जाती है, लोगों के पास रोजगार नहीं था, तो जो किसान थे हमारे वह अंग्रेजों से क्या हुए, नाराज हुए। अंग्रेजों से क्या हुए, नाराज हुए, और अंग्रेजों के प्रति उनमें एक बहुत ज्यादा गुस्सा व्याप्त हुआ। आगे इसका एक और कारण देखते हैं। तो आगे इसका जो एक और कॉज है वो है एक रिलीजियस कॉज, यानी धार्मिक कारण। इसका भाई धार्मिक कारण क्या था, आपने सुना होगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था, 1857 का विद्रोह जब हुआ था, उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत का वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लेकिन होता क्या है, इसी दौरान अंग्रेजों में एक गवर्नर जनरल आया था जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था उसका, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था कि भारत में एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी जिसे बोला जाता है सती प्रथा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यह कहा था कि सती प्रथा को बंद किया जाए, और सती प्रथा को बंद करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक एक कानून लेके आया था, और उसके द्वारा इसने सती प्रथा को क्या किया था, बंद कराया था। दूसरा, भारतीय जो थे वह ये सोच रहे थे, सोच क्या रहे थे, वो ये बताते हैं कि इंडियंस का कहना यह था कि अंग्रेज जो हैं अब हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने लगे हैं, क्योंकि जिस महिला का पति मर जाएगा उसको उसके साथ सती होना है, यह प्रथा समाज में चल रही थी। अंग्रेज उसको क्या कर रहे हैं कि यह एक गलत प्रथा है, वह इसे रोक रहे हैं। तो भारतीयों का कहना यह था कि अब ये पहले व्यापार के लिए है, अब हमारे धर्म में भी हस्तक्षेप करने लगे। तो इस वजह से लोग जो थे, जो समाज में जो प्रथा चल रही थी उसको अंग्रेजों ने बंद किया, तो लोग जो थे वो अंग्रेजों से क्या हुए, नाराज हुए। दूसरा, जब सती प्रथा को बंद कर दिया गया तो जिसका पति मर गया उस औरत को, वो विधवा हो जाती थी, तो अंग्रेजों ने फिर क्या किया, एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लाए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी जिसका पति नहीं है उसका फिर से क्या की जाए, शादी की जाए। सती प्रथा 1829 1829 में बंद,
और 1856 में अंग्रेजों के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया, विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है, तो भारतीय जो थे कि पहले तो ये कह रहे थे कि सती नहीं होने दिया जा रहा है, चलो सती नहीं होने दिया जा रहा है, एक बात मान ली। दूसरा, अब उसका पुनर्विवाह किया जा रहा है, ऐसे कब तक सहन किया जाएगा। तो इस वजह से जो भारतीय थे वो क्या हुए, नाराज हुए। किससे हुए, अंग्रेजों से और ज्यादा। 3 कारण हो चुके हैं, तीनों कारणों के कारण गुस्सा लोगों का क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आगे एक और कॉज देखिएगा। अब एक सबसे अंतिम कारण की जब हम बात करेंगे तो वो किसकी करेंगे, सिपाहियों की। किसकी बात करेंगे, सिपाहियों की बात करेंगे। ये सिपाहियों की समस्या क्या थी, क्योंकि ये बताया जाता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था, ये रिवॉल्ट कैसा था, इसको सिपाही विद्रोह का नाम दिया जाता है, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आपने, मैं थोड़ा इससे सिपाही विद्रोह को शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं। एक मूवी आई थी मंगल पांडे की। मंगल पांडे की एक मूवी थी, उसमें मंगल पांडे जो है एक ब्राह्मण था, और मंगल पांडे जब स्नान करके एक नदी से बाहर आता है, तो नदी से बाहर आने के साथ एक वहां पे सफाई कर्मचारी था, सफाई कर्मचारी उससे टच हो जाता है। तो मंगल पांडे ये कहता है कि मैं अभी तो नहा के आया हूं भाई, तू अभी मुझसे टच हो गया तो तूने मुझको दूषित कर दिया, क्योंकि छुआछूत जो था उस समय था। अब सोच पा रहे हैं आप, एक व्यक्ति से छूने के बाद वो ये कह रहा है कि मुझे दूषित कर दिया। तो सिपाही ने कहा कि तुम बड़े आए हिंदू धर्म को बढ़ावा देने वाले। आप उसका कुछ नहीं बोलोगे कि जो आप राइफल प्रयोग कर रहे हैं, राइफल में उसमें जो कारतूस प्रयोग किया जा रहा है, उसमें जो कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, और वहां तो आप उसके कैप को मुंह से खोलते हैं, वहां आपका हिंदू धर्म नहीं है। तो मंगल पांडे ने कहा कि पागल हो गया है क्या, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसने कहा कि जहां ये कारतूस बनाए जा रहे हैं, उस मूवी को देखिएगा आप, उसमें है जहां ये कारतूस बनाए जा रहे हैं वहां पे मैं सफाई कर्मचारी हूं और मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। मंगल पांडे की ये बात जहन में बैठ जाती है। वापस आइए टॉपिक पे अपने पे, जहन में बैठ जाती है। उसके बाद क्या होगा, पहला, सिपाहियों का ये विद्रोह क्यों कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों की आर्मी में एक राइफल थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। उस राइफल का नाम क्या था, ब्राउन बेस राइफल। और ये ब्राउन बेस राइफल जो थी, यह एक भारी राइफल हुआ करती थी। इसमें हैवी आयरन का इस्तेमाल किया गया था, भारी लोहे का इसमें क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इस ब्राउन बेस को रिप्लेस किया, चेंज किया। इसकी जगह ये एक नई राइफल लेके आए जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। इसका नाम क्या था, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल जो थी एक हल्की और मजबूत और दूरी तक मार करने वाली राइफल थी। लेकिन यह बताया जाता है कि इस राइफल में जो कारतूस प्रयोग किया जा रहा है, उस कारतूस में गाय और सूअर का फैट यूज किया जा रहा है, चर्बी यूज की जा रही है। दूसरा, अंग्रेजों की सेना में जो भारतीय सैनिक थे, कौन थे, अंग्रेजों की सेना में जो भारतीय सैनिक थे, इनमें हिंदू भी थे, और हिंदू के साथ साथ कौन थे, मुस्लिम। तो जो गाय थी वो हिंदू धर्म के विरुद्ध थी, और जो सूअर की चर्बी यूज की जा रही थी वो मुस्लिम धर्म के विरुद्ध थी। तो इस वजह से भारतीय सैनिकों ने इस कारतूस को चलाने से मना किया। अब जब मना किया तो वही मंगल पांडे पे, फिर आप वापस आइए, हम उसी की तरफ चलते हैं। मंगल पांडे जो था उसको पता चला कि इन कारतूसों में चर्बी लगी हुई है, तो मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों से कहा कि ऐसे ऐसे इन कारतूसों में चर्बी लगी हुई है और आपने हमें बताया नहीं है, हम इन कारतूसों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अंग्रेज अधिकारियों ने क्या काम किया कि बिना कुछ उसकी जांच कराए तुरंत इस बात से खंडन कर दिया कि इन कारतूसों में कोई भी चर्बी नहीं लगी हुई है। जब तुरंत इस बात का खंडन किया गया तो मंगल पांडे को शक और ज्यादा बढ़ता है। उसने कहा कि अगर मैंने ये बात कही है तो इसकी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन बिना जांच किए हुए अंग्रेजों ने तत्काल प्रभाव से तुरंत इसे क्या कर दिया कि इनमें कोई चर्बी नहीं लगी हुई है। मंगल पांडे ने की बहस होती है, और मंगल पांडे की जब बहस होती है तो उसके वहां पे उस समय 2 अधिकारी थे। 2 अधिकारियों में कौन कौन था, एक का नाम था मेजर सार्जेंट ह्यूशन, मेजर सार्जेंट ह्यूशन,
और दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था लेफ्टिनेंट वाघ। इन दोनों अधिकारियों को मंगल पांडे ने क्या किया? गोली मार दी। मंगल पांडे ने इन दोनों अधिकारियों को क्या किया है? गोली मार दी। और यह घटना कब किया दोस्तों? यह घटना होती है 29 मार्च 1857। मंगल पांडे को वहीं अरेस्ट कर लिया जाता है। और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को भाई फांसी दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है? मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। अब मंगल पांडे से एक और प्रश्न पूछा गया है कि ये जो सारी घटना हो रही है ये हो कहां पे रही है? तो इसको आप एक बार देख लीजिए। ये घटना जो हुई है ये हुई है बैरकपुर में, बैरकपुर कॉन्टोनमेंट, यानी बैरकपुर में क्या था? छावनी थी। और बैरकपुर कहां पे है? बैरकपुर पड़ता है बंगाल में। कहां पे पड़ता है? बंगाल में। मंगल पांडे जो था यह 34th रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था मंगल पांडे। ये इन्फेंट्री थी, इन्फेंट्री यानी पैदल चलने वाली सेना, उसमें मंगल पांडे सिपाही हुआ करता था, जिसने कारतूस को चलाने से मना किया। जब उससे ज्यादा दबाव बनाया गया कारतूसों के लिए तो उसने अपने 2 अधिकारियों मेजर सार्जेंट ट्यूशन और लेफ्टिनेंट वाघ दोनों को गोली मार दी। ये घटना है 29 मार्च 1857 की। इसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। अब जब बैरकपुर में यह घटना घटी तो धीरे धीरे इसकी खबर भारत में फैलने लगी। और जब खबर भारत में फैलने लगी तो इसके बाद मेरठ में, यानी 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को मेरठ में जो सिपाही हुआ करते थे उन्होंने इस कारतूस को चलाने से मना कर दिया। जब कारतूस को चलाने से मना कर दिया तो अंग्रेजों ने उस सारी की सारी रेजिमेंट को ही सेना से बाहर निकाल दिया। अब जब सेना से बाहर निकाल दिया तो ये सारे सिपाही जो थे यह मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। ये कहां पे चलते हैं? दिल्ली की तरफ चलते हैं। और दिल्ली में उस समय जो मुगल एम्परर हुआ करता था, मुगल बादशाह, उसका नाम क्या था? बहादुर शाह जफर सेकंड। क्या नाम था उसका? बहादुर शाह जफर सेकंड। ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। यह भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। ये सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं। मेरठ वाले जो सैनिक थे 10 मई 1857 को इन्होंने विद्रोह किया। 11 मई को ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद इन्होंने अपना जो लीडर बनाया है वह बहादुर शाह जफर सेकंड को अपना लीडर बनाया। बहादुर शाह जफर सेकंड के नेतृत्व में यह विद्रोह शुरू होता है। लेकिन अंग्रेजों को पता चलता है कि विद्रोह अब दिल्ली पहुंच चुका है। तो अंग्रेजों के पास वेल ट्रेंड सोल्जर्स थे, सिपाही थे। अंग्रेज वहां पहुंच जाते हैं। एनफील्ड उनके पास राइफल थी और अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया। बहादुर शाह जफर को भी अरेस्ट कर लिया गया। और बहादुर शाह जफर को अरेस्ट करने के बाद बहादुर शाह जफर को भेज दिया जाता है कहां पे? रंगून। रंगून दोस्तों जो कैपिटल है वो किसकी है? म्यांमार की। और जब बहादुर शाह जफर का ये बताया जाता कि 2 जवान लड़के थे और दोनों जवान लड़कों के सर काटने के बाद एक थाल में रखकर वो बहादुर शाह जफर के सामने पेश किए जाते हैं। और बहादुर शाह जफर के सामने जब पेश किए जाते हैं और बहादुर शाह जफर को जब गिरफ्तार किया गया है तो उस समय इनकी जो उम्र थी वो कितनी थी? 80 वर्ष की उम्र। 80 वर्ष की उम्र में दोनों जवान बेटों को मार दिया गया। तो इससे बहादुर शाह जफर जो थे बहुत ही ज्यादा दुखी होकर इनकी रंगून में मृत्यु होती है। तो एक शायर ने एक शेर लिखा है बहादुर शाह जफर के लिए कि बिस्तरों की सिलवटों से एहसास हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। तो बहादुर शाह जफर की बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई थी। कहां पे हुई थी? रंगून में। अब ऐसे करके धीरे धीरे ये जो रिवॉल्ट था, ये विद्रोह था, ये सारे भारत में फैलने लगा। लेकिन उसका कारण एक यह है, ये धीरे धीरे क्यों फैल रहा है? क्योंकि उस समय ऐसा कोई सोर्स नहीं था जिससे कि ये रिवॉल्ट की जो न्यूज है, खबर है, वो सारे भारत में एक साथ फैल जाए। आज के समय में तो सोशल मीडिया है,
कोई भी घटना अगर आज उत्तर प्रदेश में घटती है तो उसको तमिलनाडु केरला पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तुरंत वायरल हो जाती है। लेकिन ऐसा पहले कुछ नहीं था। और अगर यह विद्रोह सारे भारत में एक साथ फैलता तो अंग्रेज थे कितने, उनको भागने पर भी इंग्लैंड नहीं मिलता। मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये कहता है, क्योंकि ये रिवॉल्ट जो था ये किसका था, यह सिपाहियों का विद्रोह था, मजदूरों का विद्रोह था, किसानों का विद्रोह था, गरीब लोगों का विद्रोह था, अनपढ़ लोगों का विद्रोह था। पैसे वाले लोग, पढ़े लिखे लोग जो थे ये सारे के सारे किसके साथ थे, ये अंग्रेजों के साथ थे। क्यों, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों से प्रॉफिट होता था, लाभ होता था, तो वह अंग्रेजों का विरोध क्यों करेंगे। लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा है, लॉर्ड कैनिंग ने यह कहा है कि ग्वालियर के सिंधियाओं ने अगर मेरा साथ न दिया होता, यानी 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ न दिया होता, तो मुझे कल ही भारत से अपना बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ता। यानी सिंधियाओं ने एक ढाल के रूप में साथ दिया था कैनिंग का, अंग्रेजों का। इस वजह से ये 1857 का विद्रोह सफल नहीं हो पाया था। अगर ये सफल होता भी तो अंग्रेज भारत से 1857 में चले जाते। लेकिन मंगल पांडे ने यह कहा था कि मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये जो रिवॉल्ट हो रहा है, ये विद्रोह हो रहा है, इसके द्वारा भारत से ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का तो समाप्त हो गया, उसके बाद वो भारत में जो शासन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, वो क्राउन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। तो गवर्नर जनरल उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। दूसरा, यह भी पूछा जाता है कि इस विद्रोह का चिन्ह क्या था। इस विद्रोह का चिन्ह था भाई कमल और रोटी। कमल और रोटी इस विद्रोह का क्या था, चिन्ह था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और इस विद्रोह का चिन्ह क्या है, कमल और रोटी। दूसरा, यह भी पूछा जाता है द ब्रिटिश पीएम वाज, अंग्रेजों का प्रधानमंत्री कौन था 1857 के विद्रोह के समय। द ब्रिटिश पीएम वाज लॉर्ड पार्मिस्टन एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड पार्मिस्टन। यह क्या था, अंग्रेजों का प्रधानमंत्री था। अब दोस्तों पेपर में जो इससे और ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं, वो आपसे पूछेगा या तो आपको रिवॉल्ट सेंटर देगा, विद्रोह का केंद्र देगा, और ये पूछेगा कि वहां का लीडर कौन था, या आपको लीडर देगा और ये पूछेगा कि ये जो लीडर था ये किस केंद्र का नेता था। ठीक है, तो हम उसको एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा विद्रोह हुआ और वहां पे लीडर उसका कौन था। इधर आप देख लीजिए सेंटर यानी विद्रोह के केंद्र, और इधर देख लीजिए उसके नेता। पहला, दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में इस विद्रोह का लीडर कौन था, बहादुर शाह जफर सेकंड। और बहादुर शाह जफर सेकंड के साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था बख्त खान। क्या नाम था जिनका, बख्त खान। ठीक है, दूसरा, लखनऊ, लखनऊ में लीडर कौन था इसका, बेगम हजरत महल। लखनऊ में जो इसकी नेता थी वो कौन थी, बेगम हजरत महल। दूसरा, जगदीशपुर, जगदीशपुर कहां पे पड़ता है दोस्तों, बिहार में।
जगदीशपुर में इसका लीडर कौन था? वह थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह थे दोस्तों, बहुत ही लड़ने वाले व्यक्ति थे, ये एक योद्धा थे। ये बताया जाता है कि अंग्रेजों से युद्ध करते समय कुंवर सिंह के हाथ में गोली लगी थी और उस अपने हाथ को वहीं अपनी तलवार से अपने हाथ से काट दिया और गंगा नदी में फेंक दिया और फिर उसके बाद अंग्रेजों के साथ युद्ध किया है। तो इतने लड़ने वाले व्यक्ति थे कुंवर सिंह। ठीक है। दूसरा, झांसी। झांसी में तो आप सभी जानते ही होंगे, रानी लक्ष्मी बाई। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या है? इनके बचपन का नाम है मणिकर्णिका। ये पेपर में पूछा गया है कि मणिकर्णिका का जन्म कहां पे हुआ है? तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था? गोलघर। कहां पे हुआ था दोस्तों? गोलघर में हुआ था। और गोलघर कहां पे पड़ता है? वाराणसी। कहां पे? वाराणसी में। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये झांसी की रानी थी और इनकी शादी किससे हुई थी? तो इनकी शादी हुई थी गंगाधर राव से। गंगाधर राव। गंगाधर राव से रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई थी। इनके एक पुत्र हुआ था, पुत्र की मृत्यु हो गई थी और गंगाधर राव इनके हस्बैंड की भी क्या हुई थी? आगे मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो आगे बढ़ते, उससे पहले आप देखिए क्या हो गया? दिल्ली, लखनऊ, जगदीशपुर, झांसी। अब बात की जाए बरेली। तो बरेली में जो थे वह कौन थे? खान बहादुर खान। इलाहाबाद, इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली। ठीक है। दूसरा, कानपुर। कानपुर में कौन थे? नाना साहब। नाना साहब। और नाना साहब को धौंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। इनके साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था तात्या टोपे। इनका नाम क्या था? तात्या टोपे। ठीक है। तात्या टोपे को ही अंग्रेजों के द्वारा इस विद्रोह में पकड़ लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है और उनको क्या की जाती है? फांसी दे दी जाती है। क्या कर दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। ठीक है। इसके बाद आगे दूसरा देखिए, फतेहपुर। फतेहपुर में विद्रोह के नेता कौन थे? अजीमुल्ला। अजीमुल्ला ने फतेहपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में है ये, फतेहपुर और फैजाबाद दोनों। फैजाबाद में इस विद्रोह के लीडर कौन थे? नेता कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला इस विद्रोह के क्या थे? नेता थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां तक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे यूपी पुलिस का जो बैच चल रहा है उसमें प्रॉपर आपकी क्लास चल रही है, अग्निवीर की टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, तो उसी में जुड़ते रहिए और अपनी तैयारी को दीजिए एक नई धार। जय हिंद, जय भारत।